गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन देखा था। किस तरह से हम लोग फिक्स एसेट्स के जो वेरियस आंसर्स निकलते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन से एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करेंगे या किस तरह के ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करेंगे। देखिए, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमको कैलकुलेट करना है तो हमको बैलेंस शीट की कुछ हेडिंग्स पे ध्यान देना होगा। सिर्फ बैलेंस शीट की कौन सी हेडिंग्स पे हमको ध्यान देना होगा? देखिए, बैलेंस शीट में हमारा नॉन करेंट एसेट्स का हेडिंग होता है। अगर असेट साइड पे हम ध्यान दें तो असेट साइड में पहली हेडिंग होगी नॉन करेंट एसेट और सेकेंड हेडिंग होगी करेंट एसेट्स। तो हमको सिर्फ नॉन करेंट एसेट जो हमारी हेडिंग होती है उस पर फोकस करना होगा। नॉन करेंट असेट हेडिंग को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये देखिए, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा भी हुआ है FNDLO। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बैलेंस शीट चैप्टर में। F फॉर फिक्स एसेट्स, N फॉर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, D फॉर डिफर्ड टैक्स एसेट, L फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और O स्टैंड्स फॉर अदर नॉन करेंट एसेट्स। बहुत ज़्यादा जो फोकस हमें करना है वो सिर्फ फर्स्ट 2 हेडिंग्स पे करना है, फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट हेडिंग के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है टैंजिबल एसेट, सेकंड है इनटैंजिबल एसेट। इसी पे आपको ध्यान देना होगा। अब अगर फिक्स एसेट हेडिंग को हम और डिटेल में डिस्कस करें तो फिक्स एसेट्स के रिलेशन में आपको 4 आंसर्स पता होने चाहिए। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड हमको 4 फिगर्स हमेशा पता होनी चाहिए। कौन सी 4 फिगर्स? परचेज ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, और अगर असेट सेल हुआ है तो प्रॉफिट लॉस भी हुआ होगा, और डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन। अगर टैंजिबल असेट है तो डेप्रीसिएशन होगा और इनटैंजिबल असेट है तो अमोर्टाइजेशन होगा। तो फिक्स एसेट्स के बारे में आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। परचेज ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, सेल है तो प्रॉफिट लॉस भी होगा, और डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते समय सिर्फ परचेज और सेल को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। परचेज ऑफ फिक्स एसेट आउटफ्लो ऑफ कैश है, इसलिए नेगेटिव आइटम हो जाएगा, और सेल ऑफ फिक्स एसेट इनफ्लो ऑफ कैश है, इसलिए पॉजिटिव आइटम हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, इसको तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पे हमने देखा था कि हम लोग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट को माइनस करते थे और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट को प्लस करते थे। उसी तरह से डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन को भी नॉन कैश एक्सपेंस मानते हुए हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देते थे। तो प्रॉफिट और लॉस और डेप्रीसिएशन ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे, इसीलिए देखिए यहां लिखा भी हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट लॉस तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या एडजस्ट होगा? परचेज ऑफ असेट एंड सेल ऑफ असेट। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड 4 आंसर्स आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हेडिंग पे, जो सेकंड हेडिंग हमारी है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन तो नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट्स पे डेप्रीसिएशन नहीं हो सकता, एमोर्टाइजेशन भी नहीं हो सकता। तो जो बचे हुए 3 आइटम्स हैं ये हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को आप परचेज भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स को आप सेल भी कर सकते हो। अगर आप सेल करेंगे तो कुछ प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है उस पर। तो प्रॉफिट लॉस तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है, इन्वेस्टिंग आइटम तो नहीं है। तो परचेज अगर करेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, क्योंकि ये एक आउटफ्लो ऑफ कैश है। सेल करेंगे तो इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो ये पॉजिटिव आइटम हो जाएगा। अगर सेल किया आपने, उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखिएगा, इन्वेस्टिंग में आप नहीं लिखेंगे। और जब हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे अमाउंट, अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमको इंटरेस्ट भी रिसीव हो सकता है, डिविडेंड भी रिसीव हो सकता है, रेंट भी रिसीव हो सकता है। तो अगर इस तरह की कोई इनकम आपको रिसीव हो रही है तो वो भी इन्वेस्टिंग इनकम है। मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी आपको बताया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करते हैं।
हम लोग ऐसी इनकम्स को ऑपरेटिंग से हटा देते हैं, वहां पे माइनस करते हैं और इन्वेस्टिंग में आके उनको ऐड करते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग में माइनस किया जाता है और इन्वेस्टिंग में प्लस किया जाता है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग इनकम है। अगर हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तो ये इनकम हमको नहीं हो सकती थी। तो ये इन्वेस्टिंग इनकम है, इसलिए इन्वेस्टिंग में ऐड होगी, ऑपरेटिंग में हम इसको माइनस करते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग सिर्फ फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर आपको बैलेंस शीट दी है तो बैलेंस शीट में आपको सिर्फ इन्हीं 2 हेडिंग्स पे ध्यान देना है, बाकी हेडिंग्स को देखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग फिक्स एसेट्स के इन 4 आंसर्स को निकालते हैं। ये जो 4 आंसर्स हैं और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आंसर्स हम कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड 4 आंसर्स हमको पता होने चाहिए। ये देखिए बुक में आपके लिखा भी हुआ है, असर्टेनिंग मिसिंग वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो सेल, परचेज, गेन और लॉस ऑन सेल एंड डेप्रीसिएशन। अब जब आपको असेट अकाउंट बनाना होगा, असेट अकाउंट बना के हम ये चारों आंसर्स निकाल सकते हैं। असेट अकाउंट को कैसे बनाया जाता है ये हमने लास्ट ईयर सीखा हुआ है। असेट अकाउंट को या तो आप रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे बनाएंगे या फिर आप कॉस्ट बेसिस पे बनाएंगे। यहां पे रिटन डाउन वैल्यू और कॉस्ट बेसिस का मतलब ये नहीं है जो लास्ट ईयर हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और WDV मेथड सीखा था डेप्रीसिएशन लगाने का। तो डेप्रीसिएशन लगाने के मेथड से यहां पे मतलब नहीं है। लास्ट ईयर हमने डेप्रीसिएशन चैप्टर सीखा था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से मतलब है हमको। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया भी जाता था, नहीं भी बनाया जाता था, दोनों मेथड हमने डिस्कस किए थे। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन की बात करें तो कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड हमने डिस्कस किए, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और उसके बाद मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन भी हमने डिस्कस किया था कि डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो डेप्रीसिएशन को 2 तरह से रिकॉर्ड करना सीखा था हमने। या तो हम डेप्रीसिएशन को असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते थे। हम लोग प्लांट अकाउंट बनाते थे तो डेबिट साइड में पहले परचेज करते थे, फिर क्रेडिट साइड में डेप्रीसिएशन लगाते थे और फिर बैलेंस कैलकुलेट कर लेते थे। दैट मीन्स अगर डेप्रीसिएशन को आप असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज नोन एज रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। दैट मीन्स आप असेट के अकाउंट को रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे बना रहे हो, क्योंकि असेट की वैल्यू हर बार कम हो जाएगी। जैसे ही आप डेप्रीसिएशन माइनस करके बैलेंस निकालेंगे तो हर बार असेट की वैल्यू कम होती चली जाएगी हर साल। तो डेप्रीसिएशन को असेट अकाउंट में अगर आप लिख रहे हैं तो असेट की वैल्यू कम होती चली जाती है। लेकिन अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं, तो अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उस केस में डेप्रीसिएशन को असेट अकाउंट में नहीं लिखा जाता। ये देखिए असेट अकाउंट इस समय बना है हमारे सामने। असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेप्रीसिएशन नहीं लिखा गया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिखा गया है। और डेप्रीसिएशन को कहां लिखा गया है? जो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया है उसके क्रेडिट साइड में लिखा गया है। तो डेप्रीसिएशन मींस डेप्रीसिएशन ऑफ द होल ईयर, पूरे साल का डेप्रीसिएशन। तो इसको पहले आप कहां लिख रहे थे? असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन अब आप कहां लिख रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर क्लास 11 में सीखा हुआ है। तो इस तरह से आपको दिया रह सकता है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलस्ट्रेशन नंबर 34, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से ये जो प्लांट अकाउंट है इसको बनाया गया है और 2 आंसर्स निकाले हमने, प्लांट का परचेज और प्लांट का सेल। हमने प्लांट अकाउंट बना लिया और उसके थ्रू हमने निकाल लिया। तो एक बार हम इलस्ट्रेशन नंबर 34 फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए, स्काई लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी, रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 April was 860 and 950। रिटन डाउन वैल्यू प्लांट की आपको दे रखी है, इसका मतलब इसमें से पहले ही डेप्रीसिएशन माइनस किया जा चुका है। तो आपने प्लांट अकाउंट बनाना शुरू किया। सबसे पहले हमने लिखा 2018 April 1। ओपनिंग बैलेंस हमको कितना दिया हुआ है? 8,60,000। तो ओपनिंग बैलेंस हमने डेबिट साइड में लिख दिया 8,60,000। प्लांट एक असेट होता है इसलिए आप डेबिट में लिखेंगे, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। और क्लोजिंग बैलेंस है 950, तो क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट में लिखेंगे। कुछ लाइन छोड़ के आप लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 950।
तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखा हमने। उसके बाद आगे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर वॉज 40,000। तो डेप्रीसिएशन अभी हम लोग कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि ये जो असेट अकाउंट के बैलेंसेस आपको दिए हैं ये रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से दिए हुए हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मीन्स कि असेट में से डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस किया जा चुका है। तो इट मीन्स डेप्रीसिएशन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ असेट अकाउंट इटसेल्फ। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, डेप्रीसिएशन लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 25। अब हमको सेल्स भी दे रखी है, तो सेल भी क्रेडिट साइड में होगी, परचेज डेबिट साइड में होती है। तो सेल हो रही है 25 की, तो हमने लिख दिया यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट 25,000 की सेल हो गई। और ये जो प्लांट हमने 25 का सेल किया है इसकी वैल्यू है 20,000। तो 20,000 का प्लांट आप 25 में सेल कर रहे हो, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको डेबिट में लिखिए, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 5,000। तो अब कौन कौन से आइटम्स हमने लिख दिए यहाँ पे? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद डेप्रीसिएशन प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसके बाद सेल हमको दी गई थी, सेल लिख दिया। 5,000 का प्रॉफिट था, प्रॉफिट भी लिख दिया। अब एक फिगर हमको नहीं पता है सिर्फ, और वो है परचेज ऑफ प्लांट। सेल भी आपको देखिए पता चल गई, सेल की फिगर हमको पता चल गई, डेप्रीसिएशन आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, सिर्फ परचेज नहीं पता है। अब इस अकाउंट को आप बैलेंस करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट के अमाउंट्स को माइनस करेंगे। तो 150 हमारा डेबिट साइड में कम आएगा, और डेबिट में कम आ रहा है, दैट मीन्स परचेज ऑफ प्लांट आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ प्लांट 150। तो परचेज और सेल को सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा। प्रॉफिट और डेप्रीसिएशन ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ये देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने परचेज लिखा और सेल लिखा, फाइनल आंसर 125 उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस तरह से किसी असेट के बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसका अकाउंट आप बनाएंगे, और अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड में परचेज, क्रेडिट साइड में सेल, डेबिट साइड में प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में लॉस, और क्रेडिट साइड में डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन दो अमाउंट हो सकते हैं, डेप्रीसिएशन फॉर द होल ईयर एंड डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड असेट। जो असेट बेचा जा रहा है उसका डेप्रीसिएशन अलग होता है, और पूरे साल का डेप्रीसिएशन अलग होता है। तो प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट एक बार आपको देख लेना होगा। प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूं दोबारा से। तो ये है हमारा प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। परचेज होता है तो डेबिट में लिखेंगे, सेल होता है क्रेडिट में लिखेंगे, ये सेल लिखा हुआ है। प्रॉफिट अगर आ रहा है सेल पे तो डेबिट में लिखिए, लॉस आ रहा है तो क्रेडिट में लिखिए। उसके बाद क्रेडिट साइड में सिर्फ डेप्रीसिएशन की फिगर आपकी चेंज हो सकती है। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू पे आप ये अकाउंट बना रहे हो तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन आप लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन के नाम से। लेकिन अगर रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से नहीं बना रहे हैं आप, अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे बना रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से, तो फिर उसी प्लांट का डेप्रीसिएशन लिखा जाएगा जो सेल हुआ है। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे अगर बन रहा है तो सोल्ड असेट का डेप्रीसिएशन आएगा, और रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे बन रहा है तो पूरे साल का जो डेप्रीसिएशन है वो ही आएगा। तो मतलब प्लांट अकाउंट में कुछ भी चेंज नहीं होगा सिर्फ डेप्रीसिएशन की फिगर को छोड़ के। तो या तो होल ईयर की डेप्रीसिएशन लिखी जाएगी या फिर सोल्ड प्लांट का डेप्रीसिएशन लिखा जाएगा। सिर्फ इसी में कोई चेंज हो सकता है, अदरवाइज और किसी भी फिगर में कोई चेंज नहीं होगा। तो बुक में आपके देखिए दिया हुआ है व्हेन फिक्स्ड एसेट आर शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो या तो फिक्स्ड एसेट को हम रिटर्न डाउन वैल्यू पे शो करेंगे, पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ था, और या फिर हम फिक्स्ड एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करेंगे तो जो भी असेट है, जो भी नाम उसका दिया हुआ है, उसमें आप पूरे साल का डेप्रीसिएशन क्रेडिट साइड में नहीं लिखेंगे। अब आप सिर्फ सोल्ड असेट का डेप्रीसिएशन लिखेंगे। तो इलस्ट्रेशन देखिए देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 35 में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए हमको कौन कौन सा डेटा दे रखा है। हमको मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बताया जा रहा है और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको बताया जा रहा है। इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन किया जा रहा है, और अगर ये अलग से मेंटेन किया जा रहा है दैट मीन जो असेट है हमारा वो कॉस्ट बेसिस पे मेंटेन हो रहा है, लिखा हो या ना लिखा हो यही मतलब होता है इसका। तो अब हम दो अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट और डेप्रीसिएशन अकाउंट अलग अलग बनेगा। तो मशीनरी अकाउंट में आप ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर लिख दीजिए और डेप्रीसिएशन में भी ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर लिख दीजिए। ये देखिए, देख लेते हैं हम लोग। मशीनरी में ओपनिंग आ गया डेबिट साइड में और क्लोजिंग आ गया क्रेडिट साइड में, लेकिन डेप्रीसिएशन में रिवर्स होगा। मशीनरी का ओपनिंग होता है डेबिट, लेकिन डेप्रीसिएशन का ओपनिंग होगा क्रेडिट, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। इसको हम एक लाइबिलिटी अकाउंट की तरह मेंटेन करते हैं। तो मशीनरी का ओपनिंग आपने डेबिट में लिखा, लेकिन डेप्रीसिएशन का ओपनिंग आपने क्रेडिट में लिखा। मशीनरी का क्लोजिंग देखिए आपने क्रेडिट साइड में लिखा है 2-3 लाइंस छोड़ के, लेकिन डेप्रीसिएशन का क्लोजिंग आपने देखिए डेबिट में लिखा है 2-3 लाइंस छोड़ के। तो इस तरह से सबसे पहले हमको ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस को लिख देना है। तो पहले आपने मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, क्योंकि दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। मशीनरी का ओपनिंग लिखा और क्लोजिंग लिखा, उसी तरह से डेप्रीसिएशन का ओपनिंग क्रेडिट में और क्लोजिंग डेबिट में। तो ये बैलेंसेस तो हमने क्वेश्चन से ही कॉपी कर लिए। अब देखते हैं और इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखी। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 24, सोल्ड फॉर 20। तो मशीन सेल हो रही है 20,000 में, तो सेल तो क्रेडिट साइड में ही होगी। तो ये देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो हम पहले ही लिख चुके हैं। सेल हमने देखिए क्रेडिट में लिख दिया, सेल कितने का हुआ 20,000 का, तो लिख दिया। और ये जो डेप्रीसिएशन आपको दिया है 24,000, ये है सोल्ड मशीन का डेप्रीसिएशन, जो मशीन सेल की गई है। तो इस समय सोल्ड मशीन के डेप्रीसिएशन को आप कहां लिखोगे? मशीनरी अकाउंट में। क्यों लिखोगे? क्योंकि आपका ये जो सिस्टम चल रहा है इस समय, मशीनरी अकाउंट जो बन रहा है ये कॉस्ट बेसिस पे बन रहा है। तो जब आपको डेप्रीसिएशन अकाउंट अलग से दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ध्यान रखिएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट अगर हमको अलग से दिया हुआ है तो उस केस में मशीनरी अकाउंट में आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ही लिखेंगे। एक्यूमुलेटेड अगर अलग से दिया है तो इट मीन्स जो सोल्ड असेट है उसी का डेप्रीसिएशन आप मशीनरी अकाउंट में नोट डाउन करेंगे। ये लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टॉपिक ही चल रहा है, कोई नया टॉपिक हम लोग नहीं सीख रहे हैं। तो वही हमने यहां पे लिखा। तो मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस, सेल लिख दी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिख दिया। अब आप मशीन का प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। 40,000 की मशीन पे 24,000 डेप्रीसिएशन लग चुका है, दैट मीन्स मशीन की वैल्यू है सिर्फ 16,000, और 16 की मशीन को आप 20 में अगर सेल करते हैं तो 4,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है आपको। प्रॉफिट को डेबिट में लिखा जाता है, तो ये देखिए लिखा हुआ है टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 4,000 रुपीज। तो प्रॉफिट को डेबिट में लिखते हैं, तो डेबिट में हमने लिख दिया। अब हमारा मशीन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आप टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड में 60,000 कम आएगा, ये आ गई परचेज। तो मशीनरी अकाउंट में हमने सेल लिखा, सेल ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो सबसे पहले लिख दिए थे। सेल किया है मशीन को 20,000 में और उस पर 24,000 रुपये आप डेप्रीसिएशन लगा चुके हो, तो वो भी लिख दिया। 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, वो भी लिख दिया। तो हमारा परचेज का फिगर आ गया। उसके बाद हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट आपने यहाँ 24 लिखा है, इसी क्रॉस पोस्टिंग डेबिट में आएगी। ये देखिए टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। तो पहले हम क्या कर रहे थे? डेप्रीसिएशन को मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन अब हम मशीनरी अकाउंट में सोल्ड मशीन का डेप्रीसिएशन लिखेंगे, फुल मशीन का डेप्रीसिएशन नहीं लिखेंगे। एक डेप्रीसिएशन होता है जो पूरी मशीन पे पूरे साल का लगाया गया, और एक डेप्रीसिएशन होगा जो मशीन सेल की गई है उस पर आपने आज तक कितना डेप्रीसिएशन लगाया है। तो वही डेप्रीसिएशन आप मशीनरी अकाउंट में नोट डाउन कर रहे हैं इस समय। उसके बाद ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट है इसको अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,10,000। उसके बाद 24,000 का ये जो क्रॉस पोस्टिंग था ये यहाँ आ गया।
इसकी बैलेंसिंग अब हम कर लेंगे। डेबिट में 134 है, क्रेडिट में 1 लाख है, दैट मीन्स 34,000 आपका आंसर आ रहा है डेप्रीसिएशन फॉर द होल ईयर। तो डेप्रीसिएशन की दो फिगर्स होंगी, होल ईयर डेप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड एसेट। अगर सोल्ड एसेट का दिया है तो होल ईयर का निकाल लेंगे आप, और अगर होल ईयर का डेप्रीसिएशन दिया होता 34 तो ये 24 निकाल लेते फिर हम। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो हमेशा दिए होंगे, ओपनिंग क्लोजिंग मशीन का भी दिया रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग डेप्रीसिएशन का भी दिया रहेगा आपको। तो डेप्रीसिएशन के दो फिगर्स हो सकते हैं, डेप्रीसिएशन ऑन होल ईयर और डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड एसेट। तो अगर फुल ईयर का डेप्रीसिएशन आपको पता है तो आप सोल्ड का निकाल लेंगे, और सोल्ड एसेट का दिया है तो होल ईयर का निकाल लेंगे। तो अब चारों आंसर्स हमको पता चल गए। परचेज हमें पता चल गई मशीन की 60,000 है, परचेज ये देखिए 60,000, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस किया जाएगा। सेल है 20,000, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस किया जाएगा। प्रॉफिट है 4,000, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। और पूरे साल का डिप्रिसिएशन 34 है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। तो ये चार फिगर्स हमको चाहिए होती हैं, चारों फिगर्स हमारी निकल आई। बस सिर्फ इतना फ़र्क था कि पहले ये जो 34,000 का डिप्रिसिएशन था इसको हम यहीं लिख देते थे, लेकिन अब हम इसको यहाँ से उठा के नीचे ले आए हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट में। और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होता है कि सारी मशीन्स का डिप्रिसिएशन आप लिखते रहते हो, और जब कोई पर्टिकुलर मशीन सेल की जाती है तो उसका डिप्रिसिएशन आप यहाँ से उठा के असेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सिर्फ उसी असेट का डिप्रिसिएशन ट्रांसफ़र होता है जो सेल हो रहा है। तो इस तरह से इस अकाउंट का बहुत ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक को करते समय। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड दो आंसर्स हमको पता चल गए, परचेज ऑफ मशीन और सेल ऑफ मशीन। उसके बाद पेटेंट्स के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। पेटेंट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमको दे रखा है, ओपनिंग है 280, क्लोजिंग है 160। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है पेटेंट्स वर रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000। अगर कोई भी असेट राइट ऑफ किया जा रहा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस किया जाता है नॉन कैश आइटम की तरह। तो ये 40,000 का अमाउंट तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। सम पेटेंट्स वर सोल्ड, कितने रुपए के पेटेंट्स को हमने सेल किया है अब ये हमको निकालना पड़ेगा। देखिए, तो इसको हम अकाउंट बना के निकाल सकते हैं, पेटेंट अकाउंट बना लेंगे। तो पेटेंट अकाउंट में सबसे पहले आप ओपनिंग फिगर लिखें और क्लोजिंग फिगर लिखें। उसके बाद 40,000 के पेटेंट्स को तो आपने राइट ऑफ कर दिया, तो क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू पेटेंट्स। तो 40,000 के पेटेंट्स तो राइट ऑफ हो गए। तो अब देखिए, अगर 280 के पेटेंट आपके पास थे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 280 के पेटेंट थे जिसमें से 40 के आपने राइट ऑफ कर दिए, तो दैट मीन्स पेटेंट आपके पास कितने बचने चाहिए, 240। 2,40,000 के पेटेंट हमारे पास होने चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास पेटेंट कितने के हैं, 1,60,000 के पेटेंट हैं हमारे पास। 2,40,000 का पेटेंट आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपके पास बचा कितना, 160। दैट मीन्स आपने कुछ पेटेंट को सेल भी किया है, और सेल किया है 20,000 के प्रॉफिट पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो पेटेंट हमारे पास फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, 280 के थे एट द स्टार्ट, जिसमें से 40 के आपने राइट ऑफ कर दिए, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 240। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 240 के पेटेंट नहीं है, 160 के पेटेंट हैं सिर्फ। तो दैट मीन्स आपने 80,000 के पेटेंट्स को सेल कर दिया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो 80,000 के पेटेंट्स को आप अगर 20,000 के प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो दैट मीन्स सेल अमाउंट है 1 लाख रुपीज। सेल अमाउंट को कहाँ लिखा जाता है, असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इसको हम लोग देखिए क्रेडिट साइड में लिख देंगे, पेटेंट अकाउंट में। ये आ गया पेटेंट अकाउंट हमारा, इसमें क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैंक 1 लाख, और प्रॉफिट को हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में, तो ये आ गया प्रॉफिट डेबिट साइड में। तो इस तरह से पेटेंट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। हमको यहाँ पे सेल का अमाउंट पता चल गया है, सेल को हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखिए परचेज ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन और सेल ऑफ पेटेंट,
सिर्फ 3 आइटम आएंगे। बाकी जो डेप्रीसिएशन था, जो प्रॉफिट ऑन सेल था, लॉस ऑन सेल होता है, ये सब हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। 40,000 के पेटेंट्स को राइट ऑफ भी किया गया था, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे। तो इस तरह से असेट अकाउंट पे बहुत ध्यान देना है। असेट अकाउंट को हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं या हम लोग WDV बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और असेट अकाउंट बना के हम लोग असेट से रिलेटेड जो 4 आंसर्स होते हैं उसको निकाल सकते हैं। तो असेट अकाउंट का इतना पार्ट आप लोग आज कंप्लीट करेंगे। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे के इलस्ट्रेशंस करेंगे, इलस्ट्रेशन 36 के आगे भी करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट का जो अकाउंट है उसी में गलती होने के चांसेस होते हैं। तो सिर्फ डेप्रीसिएशन की फिगर को आपको ध्यान रखना है कि अगर डेप्रीसिएशन का अमाउंट आपको इस तरह से अलग से दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया था, असेट का भी ओपनिंग क्लोजिंग है और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट अगर आपको अलग से दिया है, तो जब आप मशीन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ही लिखेंगे, अब डेप्रीसिएशन नहीं लिखेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो इतना आज सभी स्टूडेंट्स रिवाइज कर लें, अच्छे से इसको सीख लें। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस को टेकअप करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।